डायन का कलंक। आज पूरे 3 साल बाद दीपेश अपने गांव पहुंचा था, लेकिन कुछ भी तो नहीं बदला था उसके गांव में। पहले अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में वह अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन प्रतिमा के साथ गांव आता था, लेकिन 3 साल पहले उसे पत्रकारिता पढ़ने के लिए देश के एक नामी संस्थान में दाखिला मिल गया था और कोर्स पूरा होने के बाद एक बड़े मीडिया समूह में नौकरी भी। दीपेश की बहन प्रतिमा को मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए दाखिला मिल गया था। इस वजह से उनका गांव में आना नहीं हो पाया था। पिताजी और माताजी भी काफ़ी खुश थे, क्योंकि पूरे 3 साल बाद उन्हें गांव आने का मौका मिला था। दीपेश का गांव शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर बड़ी सड़क के किनारे बसा हुआ था, लेकिन सड़क से गांव में जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। गर्मी के दिनों में तो लोग पंडित जी के बगीचे से होकर आते जाते थे, मगर बरसात हो जाने पर किसी तरह खेतों से गुजरकर सड़क पर आते थे। जब वे गांव पहुंचे तो ताऊ और ताई ने उनका खूब स्वागत किया। ताऊ तो घूम घूम कर कहते फिरे, मेरा भतीजा तो बड़ा पत्रकार हो गया है, अब पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दीपेश के ताऊ की एक ही बेटी थी, जिसका नाम कुसुम था। ताऊ जी नज़दीक के एक गांव के प्राथमिक पाठशाला में प्रधानाध्यापक थे। आराम की नौकरी, जब मन किया पढ़ाने गए, जब मन किया नहीं गए। वे इस इलाके में बड़का पांडे के नाम से मशहूर थे। वे जिस गांव में पढ़ाते थे वहां ज़्यादातर दलित जाति के लोग रहते थे, जो किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। उन बेचारों की क्या मजाल जो इलाके के बड़का पांडे के खिलाफ कहीं शिकायत करते। शायद इसी का नतीजा था कि उनकी बेटी कुसुम 10वीं जमात में 5 बार फेल हुई थी, पर ताऊ ने नकल कराने वाले एक स्कूल में पैसे देकर उसे 10वीं जमात पास कराई थी। दीपेश का सारा दिन लोगों से मिलने जुलने में बीत गया। अगले दिन शाम को वह अपने एक चचेरे भाई उमेश के साथ गांव में घूमने निकला। उसने कहा कि चलो अपने बगीचे की तरफ चलते हैं, तो उमेश ने कहा कि नहीं, शाम के समय वहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ बसंती डायन रहती है। दीपेश को यह सुनकर थोड़ा गुस्सा आया कि आज विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, लेकिन ये लोग अभी भी भूत प्रेतों और डायन जैसे अंधविश्वासों में उलझे हुए हैं। दीपेश ने उमेश से पूछा, यह बसंती कौन है? उसने बताया, अपने घर पर जो चरकू नाम का आदमी काम करता था, यह उसी की पत्नी है। चरकू का नाम सुनकर दीपेश को झटका सा लगा। दरअसल चरकू दीपेश के खेतों में काम करता था और ट्रैक्टर भी चलाता था। उसकी पत्नी बसंती बहुत सुंदर थी, हंसमुख स्वभाव और बड़ी मिलनसार, लोगों की मदद करने वाली। गांव के पंडितों के लड़के हमेशा उसके आगे पीछे घूमते थे। दीपेश ने उमेश से पूछा, बसंती डायन कैसे बनी? उसने बताया, उसके कोई औलाद तो थी नहीं, इसलिए वह दूसरे के बच्चों पर जादू टोना कर देती थी। वह हमारे गांव के कई बच्चों की अपने जादू टोने से जान ले चुकी है। बसंती के बारे में सुनकर दीपेश थोड़ा दुखी हो गया, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि उसे डायन के बारे में पता लगाना होगा। जब थोड़ी रात हुई तो दीपेश शौच के बहाने लोटा लेकर घर से निकला और अपने बगीचे की तरफ चल पड़ा। बगीचे के पास एक कच्ची दीवार और उसके ऊपर गन्ने के पत्तों का छप्पर पड़ा था, जिसमें एक टूटा फूटा दरवाजा भी था। दीपेश ने बाहर से आवाज लगाई, कोई है? अंदर से किसी औरत की आवाज आई, भाग जाओ यहाँ से, मैं डायन हूँ, तुम्हें भी जादू से मार डालूंगी। दीपेश ने कहा, दरवाजा खोलो, मैं दीपेश हूँ। वह औरत बोली, कौन दीपेश? दीपेश ने कहा, मैं रामचरण का बेटा दीपेश हूँ। वह औरत रोते हुए बोली, दीपेश बाबू आप यहाँ से चले जाइए, मैं डायन हूँ, आपको भी मेरी मनहूस छाया पड़ जाएगी। दीपेश ने कहा, तुम बाहर आओ, वरना मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। तब वह औरत बाहर आई। वह एकदम कंकाल लग रही थी, फटी हुई मैली कुचैली साड़ी, आंखें धसी हुई, उसके भरे भरे गाल कहीं गायब हो गए थे। उनकी
जगह अब गड्ढे हो गए थे। उस औरत ने बाहर निकलते ही दीपेश से कहा, बाबू आप यहाँ क्यों आए हैं? अगर आपकी बिरादरी के लोगों ने आपको मेरे साथ देख लिया तो मेरे ऊपर शामत आ जाएगी। दीपेश ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? वह औरत रोने लगी और बोली, क्या करोगे बाबू यह जानकर? दीपेश ने उसे बहुत समझाया तो उस औरत ने बताया, तकरीबन 2 साल पहले मेरे पति की तबीयत खराब हुई थी। जब मैंने अपने पति को डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसके दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं, इसका ऑपरेशन करके गुर्दे बदलने पड़ेंगे, लेकिन पैसे न होने के चलते मैं उसका ऑपरेशन नहीं करा पाई और उसकी मौत हो गई। पति की दवा दारू में मेरे गहने बिक गए थे और हमारी 1 बीघा जमीन नारायण पंडित के यहाँ गिरवी हो गई। अपने पति का क्रियाकर्म करने में जो पैसा लगाया था वह सारा नारायण पंडित से लिया था। उन पैसों के बदले उसने हमारी जमीन अपने नाम लिखवा ली। पर मुझे तो यह करना ही था, वरना गांव के लोग मुझे जीने नहीं देते। पति तो परलोक चला गया था। सोचा कि मैं किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर लूँगी। फिर मैं आपके खेतों में काम करने लगी, लेकिन नारायण पंडित मुझे अक्सर आते जाते घूर कर देखता रहता था, पर मैं उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती थी। एक दिन मैं खेतों से लौट रही थी, थोड़ा अंधेरा हो चुका था, तभी खेतों के किनारे मुझे नारायण पंडित आता दिखाई दिया। वह मेरी तरफ ही आ रहा था। मैं उससे बचकर निकल जाना चाहती थी, लेकिन पास आकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, कहाँ इतना सुंदर शरीर लेकर तू दूसरों के खेतों में मजदूरी करती है? मेरी बात मान, मैं तुझे रानी बना दूंगा। आखिर तू भी तो जवान है, तू मेरी ज़रूरत पूरी कर दे, मैं तेरी ज़रूरत पूरी करूँगा। मैंने उससे अपना हाथ छुड़ाया और उसे एक तमाचा जड़ दिया। मैं अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी। पीछे से उसकी आवाज़ आई, तूने मेरी बात नहीं मानी है ना? इस थप्पड़ का मैं तुझसे ज़रूर बदला लूँगा। कुछ महीनों बाद रामचरण का बेटा और माधव की बेटी बीमार पड़ गई। शहर के डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिमागी बुखार हो गया है, लेकिन नारायण पंडित और उसके चमचे कल्लू ने गांव में यह बात फैला दी कि यह सब किसी डायन का किया धरा है। उन बच्चों को अस्पताल से निकालकर घर लाया गया और एक तांत्रिक को बुलाकर झाड़ फूक होने लगी, लेकिन अगले दिन ही दोनों बच्चों की मौत हो गई। तब नारायण पंडित ने उस तांत्रिक से कहा कि बाबा, उस डायन का नाम बताओ जो हमारे बच्चों को खा रही है। उस तांत्रिक ने मेरा नाम बताया तो भीड़ मेरे घर पर टूट पड़ी। मेरा घर जला दिया गया, मुझे मारा पीटा गया, मेरे कपड़े फाड़ दिए गए और सिर मुड़वा कर पूरे गांव में घुमाया गया। इतने से भी उनका मन नहीं भरा और उन लोगों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया। तब से मैं यहीं झोपड़ी बनाकर और आसपास के गांव से कुछ मांग कर किसी तरह जी रही हूँ। उस औरत की बातें सुनकर दीपेश की आंखें भर आई। उसने कहा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना, मैं तुम्हारे माथे से डायन का यह कलंक हमेशा के लिए मिटा दूंगा। दीपेश ने उसे धीमी आवाज़ में समझाया तो वह राजी हो गई। दीपेश ने गाँव में यह बात फैला दी कि बसंती को कहीं से सोने के 10 सिक्के मिल गए हैं। पूरा गाँव तो डायन से डरता था, लेकिन एक दिन नारायण पंडित उसके घर पहुंचा और बोला, क्यों रे बसंती, सुना है कि तुझे सोने के सिक्के मिले हैं, ला सोने के सिक्के मुझे दे दे, नहीं तो तू जानती है कि मैं क्या कर सकता हूँ। जब पिछली बार तूने मेरी बात नहीं मानी थी तो मैंने तेरा क्या हाल किया था, भूली तो नहीं होगी? मेरी वजह से ही तू आज डायन बनी फिर रही है। अगर इस बार तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरा पिछली बार से भी बुरा हाल करूँगा। वह बसंती को मारने ही वाला था कि दीपेश गांव के कुछ लोगों के साथ वहां पहुंच गया। इतने लोगों को वहां देखकर नारायण पंडित की घिघी बंद हो गई। वह बड़बड़ाने लगा। इतने में बसंती ने अपने छप्पर में छिपा कैमरा निकाल कर दीपेश को दे दिया। नारायण पंडित ने कहा, यह सब क्या है? दीपेश ने कहा, मेरा यह प्लान था कि डायन के डर से गांव का कोई आदमी यहाँ नहीं आएगा, लेकिन तुझे सारी हकीकत मालूम है और
तू सोने के सिक्कों की बात सुनकर यहाँ जरूर आएगा, इसलिए मैंने बसंती को कैमरा देकर सिखा दिया था कि इसे कैसे चलाना है। जब तू दरवाजे पर आकर चिल्लाया तभी बसंती ने कैमरा चला कर छिपा दिया था और जब तू इधर आ रहा था मैंने तुझे देख लिया था। अब तू सीधा जेल जाएगा। यह बात जब गांव वालों को पता चली तो वे बसंती से माफ़ी मांगने लगे। नारायण पंडित को उसके किए की सज़ा मिली। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। भीड़ से घिरी बसंती दीपेश को देख रही थी, मानो उसकी आंखें कह रही हो, मेरे सिर से डायन का कलंक उतर गया दीपेश बाबू। दीपेश ने अंधविश्वास के अंधेरे में खो चुकी बसंती की ज़िंदगी में फिर से उजाला कर दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें।